Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss class 8 history chapter number 6. इसका पार्ट है द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील्स। तो इसके बारे में यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम बाकी के टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। वी बिगिन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन मेटालर्जी बाय रिकाउंटिंग द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान हु रूल्ड मैसूर टिल 1799, fought for war with the British and died fighting with his sword in his hand। तो हम एक स्टोरी से हम पढ़ना शुरू करेंगे मेटल्स के बारे में, मेटलर्जी के बारे में, इंडिया की मेटलर्जी के बारे में, इंडिया के स्टील के बारे में एक स्टोरी से डिस्कस करेंगे। एक फेमस स्टोरी किसकी? टीपू सुल्तान की, जो मैसूर के ऊपर राज करते थे। 1799 तक उन्होंने राज किया और उन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं ब्रिटिशर के साथ। और लड़ते समय जब उनकी डेथ होती है तो उनके हाथ में उनकी तलवार होती है। Tipu's legendary swords are now part of a valuable collection in museum in England। तो इंग्लैंड के म्यूजियम में एक वैल्यूएबल कलेक्शन में इसको रखा गया है, इस तलवार को, इस स्वॉर्ड को। बट डू यू नो वाई द स्वॉर्ड वॉज सो स्पेशल? ये इस स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा स्पेशल क्यों है? द स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबल हार्ड एंड शार्प एज। इसकी जो एज है वो बहुत शार्प है, इनक्रेडिबल है। दैट कुड इजिली रिप थ्रू द ओपोनेंट्स आर्मर। तो ये ओपोनेंट्स के आर्मर तक ये इसको मतलब रिब नहीं होती, उसको अंदर से बिल्कुल फाड़ सकती है। दिस क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड केम फ्रॉम द स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स। तो ये ऐसे इसीलिए है क्योंकि ये जो तलवार है ये वुड्स टाइप ऑफ स्टील की बनी हुई है, विच वॉज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर साउथ इंडिया। ये जो कि साउथ इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। वुड्स स्टील व्हेन मेड इनटू स्वॉर्ड प्रोड्यूस्ड वेरी शार्प एज विद अ फ्लोइंग वाटर पैटर्न। तो यानी कि वाटर पैटर्न के शार्प एजेस से ये वुड स्टील की ये स्वॉर्ड बनी हुई थी। दिस पैटर्न केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल इम्बेडेड इन द आयरन। तो इस पे यानी कि कार्बन का भी इम्बेडेड किया जाता है क्रिस्टल बनाने के लिए, इस पे थोड़ा सा इस पैटर्न किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले सॉरी दिखा देती हूँ। तो ये देखो कितनी सुंदर है ना, ये देखो क्या लिखा भी गया है ना इसके ऊपर। तो ये फिगर 11 में टीपू सुल्तान की सॉर्ड है, मेड इन द लेट 18th सेंचुरी, रिटन विद गोल्ड ऑन सिल्वर। गोल्ड के साथ लिखा है, सिल्वर के ऊपर, स्टील के ऊपर लिखा है, सॉरी। हैंडल ऑफ द टीपू सुल्तान वर अ कोटेशन फ्रॉम द कुरान विद अ मैसेज अबाउट अ विक्टोरियस इन वॉर। यानी कि ये कुरान से ली गई हुई ये कोटेशन है जिस पे मैसेजेस लिखे गए हैं विक्ट्रीज के बारे में, वॉर्स में विक्ट्रीज के बारे में। नोटिस द टाइगर हेड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हैंडल। तो ये देखो टाइगर हेड भी बनाया गया है बॉटम के ऊपर, ये देखो है ना, ये भी बनाया गया है। आगे देखते हैं। फ्रांसिस बुचनन हु टूर्ड अ मैसूर इन 1800। तो याद रखना है, ये फ्रांसिस बुचनन 1800 में मैसूर में ये टूर करने आते हैं। ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ, ये टीपू सुल्तान की डेथ के बाद। ओके, हैज़ लेफ्ट अस एन अकाउंट ऑफ द टेक्निक बाय विच वुड द स्टील वॉज प्रोड्यूस्ड इन मैनी हंड्रेड्स ऑफ अ स्मेल्टिंग फर्नेस इन मैसूर। तो वो यहाँ से आके मतलब उसको पता चलता है कि कैसे ये टेक्निक है, किस तरीके से स्मेल्टिंग की जाती है फर्नेस में, मैसूर में, और ये स्टील का काम किया जाता है। इन दिस फर्नेस होते हैं भट्टियाँ। आयरन वाज मिक्सिंग विद अ चारकोल एंड अ पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट। तो इस फर्नेस में आयरन का मिक्सचर डाल दिया जाता है चारकोल के साथ, और उसके किसके अंदर? एक क्ले पॉट होता है जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसके अंदर। Through an intricate control of temperature, the smelter produced steel ingots that were used to sword making not just in India but in West and Central Asia too। तो वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में भी इसी तरीके से स्वॉर्ड बनाई जाती थी। वुड्स इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द कन्नड़ा वर्ड उक्कू। तो ये वर्ड है ना वुड्स, ये एक एंग्लिकन वर्ड है कन्नड़ा लैंग्वेज का वर्जन का उक्कू।
तेलुगु में इसको हुक्कू बोलते हैं, तमिल एंड मलयालम में उरुक्कू बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? स्टील होता है। ओके, इंडियन वुड्स स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट। तो जैसे कि कपड़े ने बहुत ज़्यादा व्यापारियों को इधर फैसिनेट किया था, अट्रैक्ट किया था, ऐसे ही जो वुड स्टील है उसने जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ फैसिनेट किया था। माइकल फाराडे, तो माइकल फाराडे द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म spent 4 years studying the प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स। तो उसे 4 साल लगाए थे, किसने? माइकल फाराडे ने, जो कि एक साइंटिस्ट थे। 4 साल लगाए थे इंडियन वुड्स की स्टडी करने के लिए। हाउएवर द वुड्स स्टील मेकिंग ए प्रोसेस विच वाज सो वाइडली नोन एज अ साउथ इंडिया वाज कंप्लीटली लॉस्ट बाय द मिड 19th सेंचुरी। कैन यू गेस वाई दिस वाज सो? तो मिड 19th सेंचुरी में ये जो कम्प्लीटली ये जो प्रोसेस है ये मतलब लॉस्ट हो गया था। क्यों हो गया था? गैस लगाइए आप। द सोड एंड द आर्मर मेकिंग द इंडस्ट्री डाइड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। जैसे जैसे इंडिया को कॉन्क्वेस्ट किया गया, यानी कि कब्जा कर लिया गया, तो ये जो आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री ये भी जाती गई। बाय ब्रिटिश एंड इम्पोर्ट ऑफ द आयरन स्टील फ्रॉम इंग्लैंड डिस्प्ले द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस्ड बाय द क्राफ्ट पीपल इन इंडिया। तो यानी कि ये भी जैसे कि वो क्राफ्ट को भाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, तो इसी तरीके के इन्हीं का भी बेड़ा गर्क कर दिया था भाई इंग्लिश ने, है ना। अबैंडन्ड फर्नेस इन विलेज। प्रोडक्शन ऑफ द वुड्स स्टील आर रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलिस्ट टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। तो ये वुड्स स्टील प्रोडक्शन के लिए हाईली टेक्निक चाहिए हमें रिफाइनिंग आयरन की, रिफाइन करने के लिए आयरन को, लोहे को। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन। तो जो आयरन स्मेल्टिंग थी ये इंडिया में तो बिल्कुल कॉमन थी टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक बिहार और जो सेंट्रल इंडिया है इन पार्टिकुलरली एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ स्मेलर। तो हर एक जो जिला है उसमें स्मेल्टर होते थे। दैट यूज्ड अ लोकल डिपॉजिट ऑफ ओर टू प्रोड्यूस आयरन, क्योंकि वहाँ से उनको ये सामान मिल जाता था, लोकल डिपॉजिट मिल जाता था ओर में से प्रोड्यूस करने के लिए आयरन, विच वॉज वाइडली यूज टू द मैन्युफैक्चरिंग और ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड टूल ऑफ डेली यूज। तो जिससे वो इस मटेरियल से वो डेली यूज़ का सामान बनाते थे और ये मैन्युफैक्चरिंग का सामान बनाते थे। द फर्नेस वॉज मोस्ट ऑफन बिल्ड ऑफ क्ले। जो फर्नेस होती थी वो ज़्यादातर क्ले की बनी होती थी, मिट्टी की बनी होती थी, सन ड्राइड ब्रिक्स की बनी होती थी। द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन। जो ये स्मेल्टिंग का काम है ये ज़्यादातर मर्द करते थे, वाइल औरत वुमेन्स थी वर्कड द बिलोज। तो वो बिलोज में वर्क करती थी। ये भी बताती हूँ क्या होता है बिलोज। तो बिलोज होता है अ डिवाइस और इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर। जो एयर को पंप करता है उसमें वुमेन्स काम करती थी। पंपिंग एयर दैट कैप द चारकोल बर्निंग। तो पंप करने से वो चारकोल बर्न होता था, यानी कि टेम्परेचर मिलता था उस स्मेल्टिंग टेक्निक में, है ना। ये आयरन स्मेल्टर ऑफ द पालामाऊ बिहार, ये देख सकते हो इस तरीके से होता है काम। ओके, आगे देखते हैं। तो ये फिगर नंबर 13 देख लो आप बेटा ध्यान से। अ विलेज इन सेंट्रल इंडिया वेयर अगराइज अ कम्युनिटी आयरन स्मेल्टर लिव। तो ये देखो आयरन स्मेल्ट ये यहाँ पे ऐसे रहते थे। सम कम्युनिटीज लाइक द Agarias special in the craft of iron smelting. In the late 19th century, a series of famines devastated the dry tract of India. In central India, many of the अगारियाज आयरन स्मेल्टर स्टॉप्ड वर्क। तो भाई सेंट्रल इंडिया के ये जो पार्ट है अगारियाज का काम करना बंद कर देते हैं। डेजर्ट देर विलेज, अपने विलेजेस को छोड़ देते हैं और जगह पे चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वर्क की तलाश में जाते हैं, क्योंकि सर्वाइव करना है इस हार्ड टाइम में। सोका पड़ गया था। अ लार्ज नंबर ऑफ देम नेवर वर्क देयर अ फर्नेस अगेन। तो बहुत से ऐसे थे जिन्होंने दोबारा से काम शुरू ही नहीं किया है ये अपना जो इनका
करते थे। बाय द लेट 19th सेंचुरी हाउएवर द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज इन डिक्लाइन। लास्ट 19th सेंचुरी में हुआ क्या, जो क्राफ्ट्स हैं आयरन स्मेल्टिंग के वो भी डिक्लाइन होते गए। बहुत से विलेजेस में जो फर्नेस है वो भी डिसयूज हो गई। अमाउंट ऑफ द आयरन प्रोड्यूस केम डाउन, आयरन का जो प्रोड्यूस है वो भी कम होता गया। ये ऐसा हुआ क्यों? तो इसमें एक रीज़न था न्यू फॉरेस्ट लॉ। तो इससे तो वो था न्यू फॉरेस्ट लॉ, जिसमें यू हैव टू रीड अबाउट चैप्टर 4। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था न्यू फॉरेस्ट लॉ। उसके कारण व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जब क्योंकि उन्होंने रिजर्व्ड फॉरेस्ट बना लिए थे, क्योंकि उनको वो चाहिए थे ना, हमने स्लीपर्स चाहिए थे ट्रेन्स में ये जो होते हैं, तो उन्होंने रिजर्व्ड कर लिए थे अपनी उसके लिए, है ना। हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर फाइंड वुड फॉर चारकोल? तो अब भाई उनको चारकोल कैसे मिलेगा? भाई अगर स्टील बनाना है तो उसको टेम्परेचर में बर्न भी तो करना पड़ता है, चारकोल भी तो चाहिए, वुड भी तो चाहिए उनको। वेयर कुड दे गेट आयरन और, तो आयरन को कहाँ पे मिलेगी? डिफाइंग फॉरेस्ट लॉ, तो ये फॉरेस्ट लॉ के कारण दे ऑफन एंटर द फॉरेस्ट सीक्रेटली, तो ये चोरी चोरी ये फॉरेस्ट में जाते हैं, कलेक्ट करते थे वुड, बट कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन ऑन द बेसिस फॉर लॉन्ग। मगर फिर भी थोड़ा समय ही ऐसा कर पाए, लंबे समय तक ऐसा करना इनके लिए मुश्किल हो गया। मैनी गेव अप देयर क्राफ्ट, बहुत ने तो अपना काम ही छोड़ दिया था और काम उन्होंने गुजारे के लिए करने शुरू कर दिए थे। इन सम एरिया द गवर्नमेंट डिड ग्रांट द एक्सेस टू द फॉरेस्ट, मगर कुछ एरिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि आप फॉरेस्ट को यूज़ कर सकते हो, बट जो आयरन स्मेल्टर हैं उनको पे करना पड़ता था बहुत ज़्यादा टैक्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फॉर एवरी फर्नेस द यूज, जो भी वो फर्नेस यूज़ करते हैं उनके लिए उनको पे करना होता था गवर्नमेंट को। दे रिड्यूस देयर इनकम, तो जिसकी वजह से हुआ क्या, उनकी जो इनकम कम हो गई भाई, अब टैक्स भी तो देना होता था इसीलिए। मोरोवर by the late 19th century iron and steel was being imported from Britain। तो लेट 19th सेंचुरी तक जो आयरन एंड स्टील है वो इसको इंपोर्ट किया जाता था, मंगवाया जाता था, कहाँ से? ब्रिटेन से। आयरन स्मिथ्स इन इंडिया, जो आयरन के स्मिथ्स थे, लोहार थे इंडिया में, बिगन यूजिंग द इम्पोर्ट आयरन टू मैन्युफैक्चरिंग यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो वो जो ब्रिटेन से इम्पोर्ट होकर आता था उनसे उन्होंने बर्तन बनाने और से इम्प्लीमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। दिस इनएविटेबल लोड द डिमांड ऑफ द आयरन प्रोड्यूस्ड बाय द लोकल स्मेल्टर्स। तो जिससे हुआ क्या, तो वो अब उनका जो पहले काम था वो लो हो गया ये न्यू आयरन आने के कारण। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी द आर्टिशियन प्रोड्यूस आयरन स्टील फेस्ड अ न्यू कंपटीशन। तो आर्टिशियन को न्यू कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा था 20th सेंचुरी में। आगे हम देखेंगे आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज केम अप इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन सी कब कब आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज आई उसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। द ईयर वाज 1904। तो ना ये कौन सा था? 1904 था। हॉट मंथ था अप्रैल का। चार्ल्स वेल्स थे जो अमेरिका के जर्नलिस्ट थे एंड दोराबजी टाटा जो सबसे बड़े बेटे थे जेम्स सेठ जी टाटा। जेम्स सेठ जी के बड़े बेटे का नाम क्या था? दोराबजी टाटा। और वो क्या थे? अमेरिकन के साथ थे। अमेरिकन जर्नलिस्ट कौन थे? चार्ल्स वेल थे। ओके, तो दे हैड स्पेंड मैनी मंथ्स ऑन अ क्लोजली वेंचर लुकिंग फॉर अ सोर्स ऑफ द गुड आयरन ओर टू सेट अप अ मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इंडिया। तो वो बहुत समय तक यहाँ पे इस प्लेसेस में ढूंढते हैं कि कोई हमें ऐसा कोई सोर्स मिल जाए, गुड सोर्स मिल जाए आयरन का, जिससे वो मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इंडिया में बना सकें। जमशेदजी टाटा हैड डिसाइडेड टू स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज फॉर्चून टू बिल्ड। तो वो चाहते हैं वो बहुत पैसा लगा देंगे इसको बिल्ड करने में, जमशेदजी टाटा, टू बिल्ड अ लार्ज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, बड़ी सारी स्टील इंडस्ट्री बनाने के लिए इंडिया में। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाई
द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी आयरन ओर, मगर ये तभी हो सकता था अगर फाइन क्वालिटी की ओर उनको मिल जाती तब। तो एक दिन होता क्या है, जब वो ट्रैवल कर रहे थे, कई घंटे वो फॉरेस्ट में ट्रैवल करते रहे। वेल्ड एंड दोराबजी वेल्ड एंड दोराबजी थे, ये स्मॉल एक छोटे से विलेज में जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं एक ग्रुप को देखते हैं जिसमें मैन एंड वुमेन बास्केट लोड्स ऑफ आयरन, यानी कि बास्केट में टोकरियों में वो आयरन ओर की तरफ जा रहे हैं। पीपल वर द अगारियाज, ठीक है जी, ये जो लोग थे ये अगारियस थे, अगारियस कम्युनिटी थी। व्हेन आस्क्ड वेयर दे हैड फाउंड द आयरन ओर, उनसे पूछा कि आपको आयरन ओर कहाँ से मिली। अगारियस पॉइंटेड टू द हिल इन द डिस्टेंस, तो वो एक हिल की तरफ इशारा कर देते हैं, भाई वहाँ से लेके आ रही हैं। वेल्ट एंड दोराबजी रीच द हिल आफ्टर एन एक्सक्यूटिंग ट्रैक थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, यानी कि बहुत डेंस फॉरेस्ट से वो गुजरते हुए वहाँ पे हिल पे पहुँचते हैं। ऑन एक्सप्लोरिंग द हिल द जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर दैट दे हैड एट लास्ट फाउंड दैट दे हैड बीन अ लुकिंग फॉर, तो अब उनको मिल ही गया भाई जिसकी उनको खोज थी। राजरा हिल्स, राजरा कौन सी हिल थी, राजहरा हिल्स हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर इन द वर्ल्ड, राजहरा हिल्स है ये फाइनेस्ट ओर मानी जाती है आयरन की पूरे वर्ल्ड में। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, मगर फिर भी एक प्रॉब्लम थी भाई। द रीजन वाज द ड्राई एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री, ये जो रीज़न था ये ड्राई सूखा था, पानी की ज़रूरत तो होती है फैक्ट्री को चलाने के लिए। वाज नॉट टू बी फाइंड नियर भी, नज़दीक उनको पानी नहीं मिल रहा था। द टाटा हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर द मोर सुटेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री, तो फैक्ट्री बनाने के लिए वो और एक अच्छा सुटेबल प्लेस ढूंढ रहे थे। हाउएवर द अगारियाज हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ द सोर्स ऑफ आयरन और दैट वुड लेटर सप्लाई इन द भिलाई स्टील प्लांट, तो क्या जी ये फिर भाई उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट उन्होंने मतलब एस्टेब्लिश कर लिया। ओके, तो यानी कि अ फ्यू ईयर लेटर, ठीक है जी, ये आयरन और तो किन्होंने मदद की थी डिस्कवरी में, इनको ये अगारियस ने। अ फ्यू ईयर लेटर अ लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड, तो बहुत ज़्यादा हिस्सा क्लियर किया गया फॉरेस्ट का, किसकी नदी के सुबंदर रेखा सुबर्दनर, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, सुबंदा रेखा, ठीक है, टू सेटअप, तो फैक्ट्री बनाने के लिए ये जो रिवर है इसके किनारे जितने भी फॉरेस्ट उसको क्लियर करेगा, डिफॉरेस्टेशन किया गया, यानी कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप जमशेदपुर में। ओके, हियर देयर वाज अ वाटर नियर आयरन और डिपॉजिट, यहाँ पे पानी भी था। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसको टिस्को बोलते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को, दैट केम अप बिगन इन प्रोड्यूसिंग स्टील 1912, तो 1912 में उन्होंने स्टील की एक कंपनी बना दी थी, स्थापित कर ली थी, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। टिस्को वॉज सेटअप एट अ अपॉर्चुन टाइम, यानी कि एक सही टाइम पे, मौके के टाइम पे ही उसको सेटअप किया गया था। ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी इंडिया वाज अ इम्पोर्टिंग स्टील दैट वाज द मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रिटेन, इससे पहले जो इंडिया जितना भी इम्पोर्ट करता था स्टील वो ब्रिटेन का बना हुआ होता था। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे इन इंडिया, तो इंडिया में रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था। हैड प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट फॉर अ रेल्स दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस, तो भाई रेल का एक्सपेंशन हो रहा तो आयरन और स्टील तो चाहिए ही। फॉर अ लॉन्ग वाइल ब्रिटिश एक्सपर्ट इन द इंडियन रेलवे वर अनविलिंगली टू बिलीव दैट अ गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो बहुत से जो ब्रिटिश एक्सपर्ट हैं उनको ये मतलब बिलीव करने लगे, पहले तो बिलीव नहीं करते थे भाई, अब उनको पता चल गया कि अच्छे क्वालिटी का इंडिया में भी प्रोड्यूस हो सकता है स्टील। By the time Tisco was set up, the situation was changing, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सेटअप हुई और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई, स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ द वॉर इन यूरोप, तो अब जो स्टील है, जो यूरोप में जो स्टील है वो उसने तो जो यूरोप के लोगों की डिमांड्स है उसको फुलफिल करना है। सो इम्पोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश स्टील इनटू अ डिक्लाइन, तो ये जो ब्रिटिश स्टील है उसका डिक्लाइन
डिक्लाइन होना शुरू हो गया इंडिया में स्टील का ड्रामेटिकली एंड द इंडियन रेलवे टर्न्ड टू टिस्को फॉर सप्लाई द रेल्स। तो अब जो इंडिया में जो रेलवेज बन रही हैं अब वो कहाँ की तरफ मूव कर जाती हैं, टिस्को कंपनी की तरफ मूव कर जाती हैं रेल्स की सप्लाई के लिए। एज द वॉर ड्रैग्ड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल तक ये जो वॉर चलती है, टिस्को हैड टू प्रोड्यूस शेल्स एंड अ कैरिज व्हील्स फॉर द वॉर। तो वॉर के लिए सामान भी उनको प्रोड्यूस करना पड़ता है। बाय 1919 द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चरिंग बाय टिस्को। तो 1990 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो लगभग 90% हिस्सा है वो स्टील वो उसको टिस्को कंपनी से ही खरीदना पड़ता था। ओवर टाइम टिस्को बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद द ब्रिटिश एम्पायर। तो यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही टिस्को एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी जो इंडिया की थी। ठीक है, इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील के केस में देखा जाए, एज इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन अकर ओनली व्हेन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडियन डेक्लाइन। तो ये हमने पहले भी देखा था, है ना, ऐसे टेक्सटाइल भी और ये स्टील की भी, जब ब्रिटिश का इंपोर्ट डिक्लाइन होता है तभी इंडिया की मार्केट की चढ़ाई होती है ना, तो तभी इंक्रीज होती है। दिस हैपनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और उसके बाद ऐसा हुआ हमारे इंडिया का सामान भी मतलब थोड़ा सा बिकना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसकी बिक्री शुरू हो जाती है। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकम स्ट्रॉन्गर। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट चलती है तो जो इंडस्ट्रियल मूवमेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। द डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकम लाउडर। तो डिमांड है गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन की वो भी लाउडर हो जाती है। स्ट्रगल चलती है टू रिटेन द कंट्रोल ओवर इंडिया, क्योंकि इंडिया पे कंट्रोल भी करना है गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मैनी ऑफ दिस डिमांड इन द लास्ट डेकेड ऑफ द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के लास्ट में बहुत सी जो डिमांड है उनको कंसीड भी करना पड़ता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो एल्सवेयर में आ गए हैं हम, चैप्टर हो रहा है हमारे कंप्लीट। अर्ली ईयर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान। तो जापान में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, कैसे हुआ था हम देखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान इन द लेट 19th सेंचुरी प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट टू दैट ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वैसे जापान में हो रहा था लेट 19th सेंचुरी में। द कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया कीन टू एक्सपैंड द मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड। जो कॉलोनियल्स थे अंग्रेज थे वो इंडिया में ही एक्सपैंड करनी चाहते थे अपनी मार्केट को ब्रिटिश गुड्स की। वाज अनविलिंगली टू सपोर्ट इंडियन इंडस्ट्रीज। तो वो जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थे उनको वो सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। ऐसे ही जापान में द स्टेट इनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। मगर जो जापान में जो स्टेट है गवर्नमेंट है वो उसको बढ़ावा दे रही थी इंडस्ट्रीज को। ऐसे मेजी रेजाइम विच एज्यूम्ड पावर इन जापान इन 1868। जापान में मेजी रेजाइम है वो 1868 में उस पावर में जब आता है। बिलीव्ड दैट जापान नीडेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ऑर्डर टू रेसिस्ट वेस्टर्न डोमिनेशन। तो वो ऐसे मेजी रिजाइम ये समझता है कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना होगा अगर हमें रेसिस्ट करना है वेस्टर्न डोमिनेशन को। सो इट इनिशियलाइज्ड अ सीरीज ऑफ मेजर टू हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यानी कि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ावे के लिए काम करने शुरू किए। पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राम, रेलवे, स्टीम पावर, शिपिंग वर डेवलप। तो ये सब कुछ डेवलप हो गया था। ठीक है, द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्ट वाज इम्पोर्टेंट एंड अडेप्ट टू द नीड्स ऑफ जापान। जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी वेस्ट से उसको अडॉप्ट किया गया, जापान में लेके आई गई। फॉरेन एक्सपर्ट्स वर ब्रॉड टू ट्रेन जापानी प्रोफेशनल। तो जो फॉरेन के जो एक्सपर्ट थे वो लेके आ जाते हैं जापान में। और प्रोफेशनल्स इंडस्ट्रीज वाज प्रोवाइडेड विद अ जनरस लोन्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि उनको लोन भी दिया जा रहा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बैंक सेट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जी कौन, गवर्नमेंट के उनको सपोर्ट कर रही थी। लार्ज इंडस्ट्रीज वाज अ फर्स्ट स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो यानी कि गवर्नमेंट स्टार्ट करवा रही थी इंडस्ट्रीज एंड देन सोल्ड ऑफ एट अ चीप रेट ऑफ द बिजनेस फैमिली। तो फिर उसके बाद सस्ते दामों पे इनको बिजनेस फैमिली को गवर्नमेंट ने बेच दिया। इन इंडिया, मगर इंडिया में colonial domination created a barrier to industrialization।
कॉलोनियल रूल ने एक रुकावट पैदा कर दी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारे इंडिया में। इन जापान द फियर ऑफ द फॉरेन कंक्वेस्ट स्पर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मगर जापान में वो डरते थे कि भी हमारे यहाँ पे वेस्टर्न डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने बढ़ावा दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को। बट दिस ऑल्सो मेंट दैट द जापानीज भी बोलते हैं, जापानीज भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग वाज लिंक्ड टू अ मिलिट्री नीड्स। तो मिलिट्री नीड्स के लिए भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स, इसको आज हमने कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।